चाचा के दुकान में, मैं किराने दुकान में काम करता था। उस समय पैसे नहीं थे, मेरे पापा की डेथ हो गई थी जब मैं 7th क्लास में था, और उस समय मेडिकल के लिए भी मुझे पैसे के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। कुछ मेडिकली प्रॉब्लम हुआ तो फंड की दिक्कत हुई। चूँकि मुझे पता है आप LIC में एक सक्सेसफुल एडवाइज़र के रूप में काम कर रहे थे और आपने अच्छे बेंचमार्क हासिल किए थे, तो LIC वाले साहू जी को रियल एस्टेट वाले साहू जी बनने का कैसे आइडिया आया सर? कि मुझे ना एक जुनून आ गया टैक्स ज़्यादा भरने का। ओके। तो चीज़ जो मेरी स्पीच थी उसे अनाउंस बड़े कॉन्फ्रेंस में, वो मुझे रियल एस्टेट में लाया है। एक स्टेज में मैंने अनाउंस किया मैं 1 करोड़ का प्रीमियम अचीव करूँगा। फिर क्या, तो बोले अब 1 करोड़ का इनकम जनरेट करूँगा सर। उस समय पूरे इंडिया में 10 या 12 लोग ही उस मुकाम में पहुँचे थे जो 1 करोड़ जिनके कमीशन अर्न करवाते थे। ये चीज़ को 2007 के एक अनाउंसमेंट में सर ने पकड़ लिया। ये बात को मुझे उन्होंने थोड़ा ललकारा जैसे बोला, तो मैंने उसी समय क्लिक किया और मैंने बोल दिया सर अब नेक्स्ट मैं 1 करोड़ का टैक्स पे करूंगा। तो क्या कभी आपके मन में एक अनिश्चितता नहीं फील हुई कि कैसे करूंगा? कभी क्विट करने का सवाल नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं आया मुझे ये चीज़। तो मेरा विज़न बिल्कुल क्लियर है। देखो श्री स्वास्तिक ग्रुप जो है ना, ये एक कंपनी नहीं है सर, एक ये विज़न लेके चल रहा है। Hello, welcome to the Property Show, a hot shots of real industry by the real estate industry experts. दोस्तों, आज का पॉडकास्ट एक ऐसे शख्स की इंस्पायरिंग सक्सेसफुल जर्नी के बारे में है जहां तक पहुंचना हर एक एंटरप्रेन्योर की ड्रीम होती है, लेकिन कुछ लोग ही वहां तक पहुंच पाते हैं। और आज हमारे गेस्ट हैं जिन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में न केवल अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, बल्कि उस सफलता को निरंतर आगे बढ़ाते हुए नए नए मुकाम सक्सेस के हासिल कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ वो एक हम्बल, इजी टू अवेलेबल एंड डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी भी हैं। तो गाइज, लेट्स वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर सुनील साहू, द MD ऑफ श्री स्वस्तिक ग्रुप। सर वेलकम एंड स्वागत है आपका हमारे प्रॉपर्टी शो पे। थैंक्स लॉट झा सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके बीच हूँ मैं और आपके साथ हूँ, और आपकी बातें अच्छी लग रही है मुझे स्टार्टिंग से ही। वाह, फील हो रहा है सर। ये मैंने अभी इसीलिए कहा था कि अ डाउन टू अर्थ। मैंने कभी भी इस मुकाम पे पहुंचे हुए लोगों को इतना हम्बल नहीं देखा जो आपके अंदर मुझे दिखती है, एंड दैट्स रियली इंस्पायर मी टू कनेक्ट विद यू। और इसी सीरीज को सर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाते हुए अपने दर्शकों के लिए इस पॉडकास्ट को एक्चुअल में एक मास्टर क्लास के रूप में लेकर जाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की 1% की भी किक है और उसने सुनील साहू सर का ये इंटरव्यू पूरा देख लिया, तो आई गारंटी कि अगले साल वो भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट इट। सर, आपको रियल एस्टेट चुनने का आइडिया कैसे आया? और आइडिया के साथ साथ आप, चूँकि मुझे पता है आप LIC में एक सक्सेसफुल एडवाइज़र के रूप में काम कर रहे थे और आपने अच्छे बेंचमार्क हासिल किए थे, तो LIC वाले साहू जी को रियल एस्टेट वाले एक्सपर्ट साहू जी बनने का कैसे आइडिया आया सर? जा सर, ये ना थोड़ा सा डिफरेंट स्टोरी है इसकी जी। एक ऐसा हुआ कि मुझे ना एक जुनून आ गया टैक्स ज़्यादा भरने का। ओके। तो अनाउंसमेंट में मैंने क्या किया था, गलती से ही सही लेकिन अनाउंस बड़ा कर दिया था। ओके। बाद में बहुत सोचा कि गलत तो नहीं कर दिया, लेकिन वो चीज़ जो मेरी स्पीच थी उसे अनाउंस बड़े कॉन्फ्रेंस में, वो मुझे रियल एस्टेट में लाया है। अगर उसकी स्टोरी थोड़ी बैक से चालू करूं तो आपको पूरी चीज़ पता चलेगा। सर बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे इसको। जरूर जरूर। जब मैं बात 2006-07 की थी, जब मेरे कॉन्फ्रेंस था, बड़ा कॉन्फ्रेंस था इंश्योरेंस का, उस फील्ड में मेरे जोनल मैनेजर जो स्पीच में मैं बाजू में खड़ा था, मैं एक अपनी स्पीच दिया, फिर उन्होंने स्टेज में आके उन्होंने मेरे बारे में कुछ बोला कि सुनील, तुमने एक अनाउंसमेंट में बोला था कि सबसे बड़ा तुम्हारा टारगेट अचीवमेंट क्या लेना है। तो सबसे पहले उस समय होता था करोड़पति अभिकर्ता सर, 93-94 में। तो वो एक बड़ा मुकाम होता था, एक करोड़पति अभिकर्ता बने, पेपर में फोटोग्राफ्स वगैरह आते थे। तो देन उसके बाद क्या था, तो मैंने फिर उसके बाद मैं एक बड़ा 1 करोड़ प्रीमियम का टारगेट लिया। एक स्टेज में मैंने अनाउंस किया मैं 1 करोड़ का प्रीमियम अचीव करूंगा। वो भी मैंने अचीव किया 2002-03 में। देन फिर क्या, तो बोले अब 1 करोड़ का इनकम जनरेट करूंगा सर। ये अनाउंस भी मैंने 2004 में किया, और डेफिनेटली 2 साल में मैंने कवर किया वो, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उस समय पूरे इंडिया में 10 या 12 लोग ही उस मुकाम में पहुंचे थे जो 1 करोड़ जिनके कमीशन अर्न करवाते थे।
फिर ये चीज को 2007 के एक अनाउंसमेंट में सर ने पकड़ लिया ये बात को, और वहां पे मुझे बोला कि तुम 1 करोड़ का कमीशन भी अर्न कर लिए हो, अब इसके बाद क्या, ये तुम्हारी जर्नी खत्म हो रही क्या सुनील? मुझे उन्होंने थोड़ा ललकारा जैसे बोला, तो मैंने उसी समय क्लिक किया, मैंने बोल दिया सर नेक्स्ट मैं 1 करोड़ का टैक्स पे करूंगा। ओह ग्रेट। और उस समय ये हुआ कि मैं, अब तो दिल में बात लग गई, वो जुनून तो था मुझ में उस समय, वो जोश जुनून। फिर उसके लिए मंथन किया, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। जब अचीव देखा कि पूरे एशिया में अभी तक कोई एजेंट ऐसा नहीं है जो 1 करोड़ टैक्स पे करने वाला है। राइट। और उस समय मेरे क्लाइंट ऐसे थे जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिल्डर्स थे, तो मैं देखा है कि इस लाइन में बड़ा स्कोप है। तो फिर मैंने देखा और चुना कि यार रियल एस्टेट ही एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि 1 करोड़ का टैक्स हटाया जा सकता है। ओह ग्रेट। लेकिन उसके लिए भी बड़ा पैसा चाहिए सर, राइट। कि बिल्डर लाइन आना इज नॉट अ इजी टास्क, उसके लिए बड़ा फंड चाहिए, प्लानिंग चाहिए। तो मैंने रियल एस्टेट मार्केटिंग से पहले स्टार्ट किया, और 2008 में मैंने रियल एस्टेट मार्केटिंग को थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते गया। ग्रेट ग्रेट। और फिर उसके बाद बिल्डर लाइन 2011 में आ गया था मैं बिल्डर लाइन में। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो गाइस आपने जैसा सुना कि 1 करोड़ टैक्स, ये चैलेंज लेने का सबके अंदर हिम्मत ही नहीं होती है, क्योंकि एक सिंपल सा अगर मैथ में आपको बताऊं तो अगर आपको 1 करोड़ रुपए टैक्स पटाने हैं तो कम से कम 30 करोड़ रुपए की अर्निंग तो ऑफिशियली डिक्लेयर करनी होगी। और ये एक मंच पे खड़े होके कहना सुनील साहू सर जैसे लोगों की ही हिम्मत की बात होती है। और अभी आज ये सर बताएंगे हमें कि आज एक्चुअल में ये कितने टैक्स हमारे बीच में दे रहे हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। सर मैं एक छोटा सा सवाल इसमें और ऐड करना चाहूंगा, जो आपके सवाल का ही फॉलो अप सवाल है। बिल्कुल सर। कि क्या LIC एडवाइजर के सक्सेसफुल करियर को स्विच करते हुए जब आपने रियल एस्टेट स्टार्ट किया होगा, और जैसा कि आपने बताया कि उस समय पैसे की जरूरत होती है एक डेवलपर या एक बिल्डर बनने के लिए, तो क्या कभी आपके मन में एक अनिश्चितता नहीं फील हुई कि कैसे करूंगा? कभी क्विट करने का सवाल नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं आया मुझे ये चीज तो, क्योंकि मैं जिस राह में बढ़ गया था और जो विजन लेके चल रहा था, उस विजन पे मैं बिल्कुल भी सोचा नहीं कि मैं क्विट करूं। हालांकि बहुत सारे मेरे अधिकारी या मेरे सीनियर्स मुझे बहुत प्रेशर किए, इसलिए जिस मुकाम में तुम हो उस मुकाम से बैक होना बहुत बड़ा निर्णय लेने वाली बात है। तो बिल्कुल तुम LIC में आज बहुत ऊपर अचीवमेंट कर चुके हो, और जो तुमको आज ऑनर मिल रहा है उसमें, और जो सम्मान है पूरे वर्ल्ड में, $1 मिलियन राउंड टेबल, टॉप ऑफ द टेबल क्वालिफाई कर लिया, वहां से तुम अभी वापस आना तुम्हारे लिए क्या, हम पूरे LIC इंडस्ट्री के लिए भी तकलीफदायक चीज है। तो मुझे बहुत प्रेशर आया सर, बट चूंकि मैंने जिस मिशन में बढ़ रहा था सर, तो वो चीज मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे पा रहा था, ना दिखाई दे रहा था। और बढ़ते गए आगे, बस यही था सर। तो सुनील सर की बात सुनकर ना मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है कि जब मैं कमिटमेंट कर देता हूँ तो अपनी भी नहीं सुनता, और शायद यही एक किक है जिन्होंने LIC वाले साहू सर को एंटरप्रेन्योरशिप की सक्सेसफुल और वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डेवलपर ऑफ द रायपुर बनाया है। कांग्रेचुलेशन सर फॉर दिस किक। बिल्कुल, थैंक यू सर। बट रायपुर की बात करें और आपके बचपन, आपकी जर्नी, आपके एजुकेशन, आपकी मेमोरीज की बात नहीं करें तो ये हमारे व्यूअर्स के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। तो सर आप अपने बचपन की कुछ यादें, एजुकेशन और किस तरीके से आपने अपने आप को किया, थोड़ा अगर जाने तो बेहतर होगा। बिल्कुल, मैं रायपुर में ही पला बड़ा हूँ सर, और ये मेरा गांव था आमासीनी। मैं बहुत डाउन टू अर्थ था, हम लोग कुछ खेती बाड़ी थी, मेरे मम्मी पापा आमासीनी में रहे, वहीं खेती चलता था। मैं क्लास 3 तक वहीं पढ़ा। एक तालाब था मेरे स्कूल के बाजू में जी, तो वहाँ मैं क्लास 3 में ही था जब हमने स्कूल से भाग के नहाने चले जाते थे, और तब तक तो पता नहीं चलता था। जब एक बार डूब गया मैं, जान बची, ऐसा हुआ। मतलब मैं तो, वो मेरा अंतिम था, ऐसा फील हो गया था उस दिन तो। लेकिन लकीली किसी ने मुझे देख लिया बहुत दूर से और उसने बचा लिया, बच गया मैं। देन फिर वहाँ से मेरे परिवार वाले मोआ आ गए, मोआ स्कूल में पढ़ा। बहुत ऑर्डिनरी एजुकेशन था बहुत, क्योंकि आज के बचपन के लोगों को देखो कि जितने स्मार्ट है और जितना स्टाइलिश है, उस हिसाब से हम तो बहुत थोड़ा झेपू टाइप बोलते हैं ना, वैसा था मैं बिल्कुल। बहुत झिझक, किसी के सामने बोल नहीं पाना, या फिर कोई सामने आ गया तो हिचकना, ये स्टाइल था मेरा तो बिल्कुल वहाँ। जब मैं कालीबाड़ी गया, वहाँ भी बड़ी मुश्किल से मेरा एडमिशन हुआ।
उस समय तो काफी डोनेशन चलता था, वो भी देने की स्थिति नहीं थी, बट बड़ा जेक लगा के एडमिशन हुआ, क्योंकि उतने मार्क्स ही नहीं थे, या तो मार्क्स लाओ या डोनेशन, तो ये चलता था। तो फिर पढ़ाई किया वहाँ, देन कालीबाड़ी में मेरी पढ़ाई हुई, और बहुत अच्छा मार्क्स वाला तो मेरा ईयर था 10th में, जब मैं पूरे अपने स्कूल में सेकंड टॉप आया था। और वो मेरे लिए एक अच्छा था। चाचा के दुकान में, मैं किराने दुकान में काम करता था। उस समय पैसे नहीं थे, मेरे पापा की डेथ हो गई थी जब मैं 7th क्लास में था, और उस समय मेडिकल के लिए भी मुझे पैसे के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। कुछ मेडिकली प्रॉब्लम हुआ तो फंड की दिक्कत हुई, ऐसा सिचुएशन आया जब बहुत स्ट्रगल हुआ। तो मुझे उस समय से ऐसा लगा कि यार पैसे वाली प्रॉब्लम जीवन में कभी किसी को नहीं आनी चाहिए। उस स्ट्रगल से कैसे निकला जाए, तो वो एक दिमाग में हमेशा थॉट्स आ रहता ही था कि क्या कुछ किया जाए। और लकीली उस समय मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर पटेल जी, वो मेरे किराना दुकान में पहुंचे, और उन्होंने क्या किया, मेरे चाचा को LIC एजेंट बनाने के लिए आए थे। उनका टारगेट था कि मेरे चाचा बन जाए, क्योंकि उनके कॉन्टेक्ट्स अच्छे थे और वो बहुत सारे लोग से मिलना जुलना होता था। मैं तो सिंपल दुकान से कॉलेज, कॉलेज से दुकान, कुछ भी नहीं था मेरा। तो मेरे चाचा उनको बहुत दिनों से टालते रहते थे, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं देखा वो 6 महीने से रेगुलर आते थे। फिर एक दिन अब उनको टालने का नहीं हुआ, तो बोले ये मेरे भतीजे को बना दो तुम। तुरंत मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर उठ के चले गए, सर आप नहीं बनाना है तो मत बनो, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो। मतलब उन्होंने आपको अंडरएस्टिमेट किया पूरा, इमीडिएट उन्होंने बैग उठाया, निकल गए। और अगर उन्हें आज ये मौका मिले तो उन्हें कितना पछतावा होगा। तो ऐसे 4-5 बार टाले, फिर मजबूरी बस एक बार मुझे बुलाए, वो आ जाओ सुनील यार तुम्हारा ही फॉर्म भर देते हैं, लेकिन कंडीशन डालते हुए फॉर्म भरे कि काम तुम्हारे अंकल करेंगे। ऐसा था बस। वाह। तो दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सुनील सर की बचपन की स्टोरीज भी एक प्रेरणा का स्रोत बन सकती है कि आप कहाँ पे बर्स्ट लेते हो, क्या एजुकेशन करते हो इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप कैसे अपने आप को ग्रूम करते हो और अपने गोल के प्रति फोकस होते हो, वही आपका सक्सेस पाथ डिपेंड करती है। और डेफिनेटली सुनील सर ने जैसा बताया, आज उनके डेवलपमेंट ऑफिसर अगर इस एपिसोड को देखेंगे तो उन्हें जरूर लगेगा कि मैंने वो कंडीशन क्यों रखी थी। बिल्कुल। वेरी नाइस सर, वेरी इंस्पायरिंग। और सच में मुझे लग रहा है कि मैं एक रियल स्टोरी को लोगों तक लेकर आ रहा हूँ जो अभी तक अनसीन थी, क्योंकि लोगों ने तो सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को देखा है, उसके पीछे की जो जर्नी है वो आज हम रिवील कर रहे हैं। थैंक यू सर। एक छोटा सा सवाल है सर इसी को लेकर कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के बाद कुछ न कुछ हमारे लिए विजन होता है जो हम अपने सराउंडिंग्स में देना चाहते हैं। तो रायपुर शहर को लेकर रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या विजन है? जहाँ सर मेरा एक श्री स्वास्तिक ग्रुप का विजन है, जो रिच क्लास की एमिनिटीज है वो अफोर्डेबल प्राइस पे, और जहाँ तक मेरा जुड़ाव मिडिल सेगमेंट के शुरू से रहा है, उनको वो सारी एमिनिटीज प्रोवाइड करूं, और ये मेरा विजन है। और ऐसे ही मैं बहुत जल्दी प्रोजेक्ट्स जो लाने जा रहा हूँ, ताकि मिडिल सेगमेंट मेरे बायर्स है जो, उनको पूरे रिच एमिनिटीज मिल सके और वो एंजॉय कर सके। नहीं, इसमें तो सर ऑलरेडी आपको ने कहा कि लाने जा रहे हैं, बट गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैंने श्री स्वास्तिक ग्रुप की 3 या 4 प्रोजेक्ट को विजिट किया है, एंड रिसेंटली मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि ईस्ट 12 जिस अफोर्डेबल प्राइस में एलीट क्लास की एमिनिटीज दे रहा है, और वो भी कचना जैसी प्राइम लोकेशन पर, वो सिर्फ और सिर्फ श्री स्वास्तिक ग्रुप कर सकता है। तो आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि अगर आप हाउसिंग के लिए इंटरेस्टेड है या आप हाउस लेना चाहते हैं तो एक बार ईस्ट 12 जरूर विजिट करें, एंड देन कंपेयर करके आप अपना डिसीजन लीजिएगा। यू विल डेफिनेटली फाउंड इट वर्दी, एलीट एंड अफोर्डेबल एज वेल। बिल्कुल, आप जरूर विजिट करें ईस्ट 12 प्रोजेक्ट श्री स्वास्तिक ग्रुप का। वेल सेड सर, आप अभी भी मिडिल क्लास से जुड़ाव महसूस करते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज मैंने देखा है कि लोग कई बार जहाँ से बिलोंग करते हैं उसको रिमेम्बर करना भी नहीं चाहते हैं, एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बीइंग ग्राउंडेड, बीइंग हम्बल एंड बीइंग कनेक्टेड टू द रूट, और ये एक सच्चा ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है। बट सर एक सवाल और आता है कि इस विजन को कंप्लीट करने के लिए एक बड़ी टीम और डेडिकेटेड टीम वर्क चाहिए होता है, तो आप अपनी टीम कैसे मैनेज करते हैं? टीम के मेंबर्स को चुन करने के लिए आप क्या क्राइटेरिया फॉलो करते हैं और फिर कैसे उन्हें ग्रूम करते हैं? श्री स्वास्तिक ग्रुप का जो पहला ही विजन है सर, टीम वर्क में काम करना।
या आई एग्री। ये जिस दिन मैं फर्स्ट डे रियल एस्टेट में एंटर किया तो मैंने एक टीम प्लान किया, पहले टीम वर्क पे ही काम किया। मेरी रियल एस्टेट जो मार्केटिंग टीम पहले तैयार किया, देन फिर मैंने डेवलपमेंट टीम तैयार किया, और आज मेरे साथ 2000 लोगों की टीम काम कर रही है सर। इसको मैं बहुत जल्दी 5000 तक पहुंचाने वाला हूँ। तो इतने सारे लोगों के साथ जब बड़ा विजन करना है और बड़ा काम करना है तो टीम वर्क ही आगे बढ़ सकती है, और सबके सपोर्ट से आज हम बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे चल ही रहे हैं। और टीम के साथ काम करने का अपना एक मजा उनके लिए भी मैं सोचता हूँ तो वो मेरे लिए भी सोचते हैं सर। एक सेंटीमेंट जुड़ा होता है। आज मेरे साथ सर जिस दिन से मैं ज्वाइन किया हूँ, आज जो जुड़े थे फर्स्ट डे, आज भी मेरे साथ वो लोग काम कर रहे हैं। राइट। तो एक फैमिली जैसा हो जाता है सर। तो ये एक परिवार, मुझे मेरा फर्स्ट डे से ही एक प्रिंसिपल बन गया है सर। या मेरे दिल की बात कहूँ तो हम एक फैमिली जैसे काम कर रहे हैं, और बहुत बड़ी टीम बनाने का मेरा शुरू से उत्साह रहा है। तो हम बड़ा काम इसलिए भी मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस दिन टारगेट कोई लेता हूँ ना, तो मेरे पूरे 2000 लोग अपना आइडियाज लगाने लगते हैं, और मेरे साथ कंटिन्यू वो लोग भी उनकी भी नींद हराम हो जाती है जब मेरे लिए मैं कुछ सोचता हूँ तो वो भी सोचते हैं उससे बढ़ के। एग्जैक्टली, वेल सेड सुनील सर। जी गाइस, दिस इज कॉल्ड द सिंप्लिसिटी, अ वेरी साइंटिफिक रूल। ही इज नॉट टेकिंग केयर अबाउट IQ। ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन पे नहीं, इमोशनल क्वेश्चन पे काम करते हैं, और उसी का नतीजा है कि ये इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि मैं अपनी टीम को 5000 लोगों तक ले जाऊंगा। जब आज की डेट में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ले डाउन और स्टाफ कट की ओर जा रहे हैं, सुनील साहू सर स्टाफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एंड दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में कितना बिलीव करते हैं। सो जेनरस ऑफ यू सर, लव द कांसेप्ट। बिल्कुल जा सर। तो सर इसी पे एक छोटा सा सवाल और बन रहा है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ सर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एपिसोड ना एंटरप्रेन्योरशिप की मास्टर क्लास हो जाए लोगों के लिए, और लोग आपकी इस पर्टिकुलर एपिसोड देखे बोले कि मुझे भी सुनील साहू सर जैसा बनना है, और जिन्हें घर खरीदना है उन्हें ये कहना कि मुझे सुनील साहू सर के यहाँ ही घर खरीदना है। राइट। तो सर जब आप प्रोजेक्ट्स को डिसाइड करते हैं, जैसे आपने कहा कि आप मिडिल क्लास से भी कनेक्टेड भी फील कर रहे हैं, एलिट क्लास के पास भी प्रोजेक्ट लेकर जा रहे हैं, तो जब आप प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो लैंड चूज करने से लेकर के एमिनिटीज, कनेक्टिविटीज, डेवलपमेंट, ऑन टाइम पोजीशंस, इन सब सारी चीज़ों को प्लान करने का कोई फ्रेमवर्क आपने डेवलप किया हुआ है, या किस तरीके से करते हैं, ये मेरी ऑडियंस जानना चाहेगी सर। बिल्कुल, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है झा सर, और इसके लिए ना पूरा प्लान वे पे हमको आगे बढ़ना पड़ता है। कि हम ऐसा नहीं है कि कहीं भी प्रोजेक्ट लाए और स्टार्ट कर लिए। डेफिनेटली इसके लिए बहुत मंथन की जरूरत है। सबसे पहले हमको लैंड एक्वाजिशन, और वो भी उसके पहले का प्रोसेस है कि कौन सा एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ पे लोगों को सारी सुविधाएं मिल सके, क्योंकि बेसिक सुविधाएं तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का है। उसके बाद आउटर एरिया लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट सब पास में हो, देन फिर हम वहाँ पे प्रोजेक्ट प्लान करते हैं। एक्विजिशन के बाद गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोसेस है इसमें, वो उसको भी आगे बढ़ना। देन फिर अब तो रेरा भी आ गया है। देन उसके बाद अब लोगों को हाईटेक सिटी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में सबको कुछ नयापन चाहिए। कुछ बिल्कुल नया चाहिए। तो वो चीज को भी हमको सोचना है। तो इसके लिए भी मेरे पास काफी बड़ी टीम है जो थोड़ा थोड़ा पार्ट अपना सब अदा करते हैं, और हम उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ भी टीम वर्क ही चलता है जी। बट एक चीज सर मैंने देखा कि आपके सारे प्रोजेक्ट या तो ऑन रोड हैं, या तो रोड से एकदम इजी कनेक्टिविटी है। ये मास्टर स्ट्रोक आप कैसे लगाते हो? ये एक्चुअल में ये चीज को मेरे सारे बायर्स भी ये बात बोलते हैं कि आप के जो भी प्रोजेक्ट आते हैं, बिल्कुल ऐसा है जहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट रहती है वहां पे आपके प्रोजेक्ट है। राइट। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। वो काफी बड़ी प्लानिंग के साथ हम वर्किंग करते हैं। मुझे पता है ये बिजनेस सीक्रेट है, हम इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि रिमोट टू रिमोट एरिया में भी आपके प्रोजेक्ट ऑन रोड या इजी कनेक्टिविटी टू रोड हो, तो वंस यू हैव टू विजिट फर्स्ट स्वस्ति ग्रुप, देन कंपेयर विद एनी अदर ब्रांड। दिस इज द फैक्ट थिंग्स, राइट? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऑल दीज आंसर्स। एक छोटा सा सवाल और मेरे मन में आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ आज आपसे पूछ ही लेता हूँ कि अभी कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि 30-35 साल के बायर्स हों या रिटायरमेंट के एज पे आने वाले बायर्स हों, वो सभी में रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो लगभग बराबर हो गया है, जबकि कुछ समय पहले तक लोग सिर्फ रिटायरमेंट के बाद ही हाउस की बात करते थे।
तो दोनों बायर्स की नीड अपनी अलग होती है, लेकिन आप उन्हें एक ही प्रोजेक्ट में कैसे लेकर आते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि आपके जो बायर्स हैं वो ऑलरेडी एक ही जगह यंगस्टर्स भी दिखते हैं, रिटायर्ड भी दिखते हैं, तो ये मास्टर स्ट्रोक आप कैसे लेकर आते हैं? जहाँ सर अभी मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। श्री स्वास्थ्य ग्रुप की एक खासियत ये है कि जो हम टाउनशिप जो डेवलप करते हैं उस समय हमने प्लान स्टार्टिंग से ये प्लान करते हैं कि हमारे यंगस्टर, क्योंकि आप आज के जनरेशन में जब अर्निंग स्टार्ट करता है बंदा उस दिन ही इन्वेस्टमेंट प्लान कर लेता है, या फिर अपने खुद की मकान की प्लानिंग कर लेता है या फ्लैट की। तो पहले था कि जो आप बता रहे हैं 50 के बाद मूड बनाते थे लेना है, अभी बिल्कुल यंग जनरेशन हमारी कंपनी में मैं देखता हूँ, बल्कि रिटायरमेंट से ज्यादा इन्वेस्टर और बायर्स हमारे पास यंगस्टर लोग हैं। और हम जो कॉलोनी डेवलप करते हैं उसमें हम दोनों सभी एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए हम प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए भी हम सारी एमिनिटीज फोकस करते हैं एंड यंगस्टर के लिए भी। तो इस श्री स्वास्थ्य ग्रुप जो प्रोजेक्ट लाता है सारे सेगमेंट उसमें बायर रहते हैं और ये बहुत बड़ा बेनिफिट उनके लिए भी होता है। श्री स्वास्थ्य ग्रुप को तो बेनिफिट मिल ही रहा है। यंगस्टर जो है ना सर अभी बहुत अच्छा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ना वो कैलकुलेट बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं रियल एस्टेट में कितना अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, या फिर वो अपना जो हमारे प्रोजेक्ट्स में जब वो आते हैं विजिट करते हैं तो उनको जो एमिनिटीज मिलती है बेनिफिट दिखते हैं वो अपने फादर के साथ या अपने सीनियर्स जो भी है उनके साथ डिस्कस करते हैं। तो मैं सुनता रहता हूँ और वो ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्टमेंट प्लान को या फिर प्रॉपर्टी में जो भी अपना विजन लेके चलते हैं, तो बहुत अच्छा कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट उनका मैं देख रहा हूँ। वाह, तो ये चीज़ मुझे देखने अभी मिल रहा है नए जनरेशन के लोग, और एमिनिटीज को खासकर वो लोग ध्यान दे रहे हैं। ओके, तो मैं जो समझ पा रहा हूँ कि आप यंगस्टर्स को आरओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेस करते हैं और रिटायरीज जो लोग हैं उनको एमिनिटीज के साथ आप एक्सेस करते हैं, और उनका एक फ्यूजन क्रिएट होता है। करेक्ट, कि जो ओल्ड एज के लोग हैं वो अपने यंगस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यंगस्टर जो है अपने ओल्ड एज के लोगों को एमिनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्विंस करते हैं, और आप इस प्रकार एक फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, वेरी नाइस। तो अगर आप में से किसी को इन्वेस्टमेंट की एक से ज्यादा वैल्यू चाहिए तो एक बार स्वास्थ्य के प्रोजेक्ट को आप जरूर विजिट कीजिएगा। सर, आपने आरओआई की बात करी, तो मैं आरओआई के संदर्भ में एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप उसे बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आज की डेट में आप देखेंगे तो मार्केट में एसआईपी, बिटकॉइन, डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आई हुई हैं, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर उनको प्रमोट भी कर रहे हैं, और उसमें से कुछ लोग रियल एस्टेट को मना भी करते हैं, राइट? तो आपका क्या व्यू है, क्या करना चाहिए लोगों को? झा सर, डेफिनेटली आपकी बातें बिल्कुल मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि ना शेयर मार्केट अभी बहुत लोगों के दिमाग में घूम रहा है, एसआईपी घूम रहा है, तो गोल्ड भी है। तो लोग मैं देखा कि रिटर्न भी दे ही रहा है डेफिनेटली। और रियल एस्टेट का जो है ना इतना सिंप्लिसिटी हो गया अभी जब से रेरा भी आ गया है, और लोग आज फेसबुक, इंस्टा इतना क्लियरिफाई हो गया है, सिटी वाइज में देखा क्लियरिफाई हो गया है, तो रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट भी बहुत इजी हो गया है। और जहाँ तक आरओआई की बात, मेरे ही प्रोजेक्ट का मैं कैलकुलेट करूँ तो 40 से 45% का ना जो कोविड के बाद का रिटर्न दिया, तो बहुत रियल एस्टेट डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है अभी। बाकी में तो थोड़ा रिस्क फैक्टर रहता है और उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। बट रियल एस्टेट एक ऐसा सेगमेंट है, देखिए धरती में एक यही चीज सीमित है, बाकी कोई भी चीज देखेंगे असीमित है। तो सीमित है तो रेट डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई है, और ये थोड़ी से होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। प्रॉफिट 100% इसमें मिलना ही मिलना है। राइट जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, श्री स्वास्थ्य ग्रुप से सुनील साहू सर की बातें रियली इंस्पायरिंग है। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उसे एक फाइनेंशियल पिज्जा की तरह बनाइए, जिसमें आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी और लिक्विडिटी तीनों मिलनी चाहिए। तो सिक्योरिटी तो डेफिनेटली रियल एस्टेट में है, और जैसा सर ने बताया अगर 42% का आरओआई है पिछले कुछ सालों में, ये एवरेज सीएजीआर जो 13 to 14% है उसके आसपास तो होगा ही होगा। तो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट इन फॉर द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एज वेल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इसमें एक चीज और मैं जैसा बोलना चाहूंगा, लोग आज बैंक फाइनेंस इतना इजी हो गया है
और बहुत मिनिमम में 8% के आसपास में बैंक से फंडिंग हो जा रहा है, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेनिफिट है। अब आपका अगर पे स्केल और आपकी सैलरी अगर अलाउ करती है तो आप डेफिनेटली बैंक फाइनेंस से भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, तो उसका भी रिटर्न, और कुछ लोग कर भी रहे हैं और बहुत अच्छा रिटर्न पा रहे हैं। राइट एग्जैक्टली, बिल्कुल बेनिफिट मिल रहा है लोगों को। डेफिनेटली बैंक्स और फाइनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी तो आज की डेट में बहुत ही आसान हो गया है। अगर आपकी प्रोफाइलिंग है प्रॉपरली तो आपको लोन मिलना आपके घर बैठे पॉसिबल है। और इसके लिए एक 30-33 रूल भी होता है जो मैंने अपने अलग से वीडियो में बनाया है। 30-33 रूल क्या होता है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जरूर देखिए और अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर प्रॉपर्टी जरूर बुक कीजिए और कृपया स्वस्तिक ग्रुप में बुक कीजिएगा। थैंक यू सुनील सर। एक छोटा सा सवाल और आ रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे, और छत्तीसगढ़ स्टेट में आप अदर इंडस्ट्री के पॉलिसीज को कैसे कंपेयर करते हैं? रियल एस्टेट रेगुलेशन अभी गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है, पूरे इंडिया में ही है वो रेगुलेशन, रेरा जो है और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है। तो अब जो भी प्रोजेक्ट रियल एस्टेट के आ रहे हैं बहुत प्लान वे पे आ रहे हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस हैं, लाइक आपको गार्डन इतना एरिया छोड़ना ही है, इतने सोलर लगाने ही है, और सर्विसेज को तो बहुत अच्छे से क्लियरिफाई कर दिया गवर्नमेंट। तो जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बहुत प्लान वे पे आ रहे हैं। तो चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे एक्चुअल बायर हो, अब कभी वो झिझक नहीं है। पहले बिल्डर के पास जाने से झिझकता था, कहो तो अप्रोच लगा के पहुंचते थे। अब इतना इजी हो गया है कि ऑनलाइन चेक करते हैं और आजकल रेटिंग भी आ गया है, तो सब कुछ क्लियर ही है, क्लियरिटी है। तो रियल एस्टेट सेक्टर तो बहुत प्लान वे पे है, बाकी इंडस्ट्री भी धीरे धीरे प्लान वे पे हो रहा है। तो इसलिए बहुत अच्छे बायर और इन्वेस्टर को भी सब चीज क्लियर हो रहा है कि कितना फंड लगाना है। एक चीज इसमें देखा जाता है कि वो फर्स्ट में पूरा आप ऑनलाइन चेक करो, उसमें बजट से लेके लोकेशन हर चीज सारी चीज क्लियर हो गया। एट द एज ऑफ इंफॉर्मेशन राइट नाउ तो क्लोजिंग बहुत इजी हो गया लोगों के लिए। पहले 2-2 महीने लगाता था कोई भी प्रॉपर्टी प्लान करना है ना, वेरीफाई करने तो पैसे बेचारे के 2 महीने तो घर में पड़े हैं, उसका रिटर्न उसको कुछ नहीं मिला, वो सोचते रहता था बस कहाँ लूं कैसे लूं। अब इमीडिएट डिसीजन हो जा रहा है। हम देखे आज वो मूड बनाया, आज फंड आया, कल वो क्लोजिंग हो जाता है। ये हमारे लिए भी अच्छा है और बायर्स के लिए भी अच्छा है। तो अपन कह सकते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज ने बाइंग डिसीजन को फास्ट किया है, करेक्ट, सेल्स प्रोसेस तेज हुई है। बिल्कुल। और मैं भी ये फील करता हूँ छत्तीसगढ़ के कंसेप्ट में भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने बड़े बड़े शहरों में स्पेशली टायर 8 सिटीज में देखा कि प्रोजेक्ट्स बैन हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के इंटरव्यून्स हो रहे हैं, बट भगवान की दुआ से छत्तीसगढ़ में हमारे इतने अच्छे बिल्डर्स हैं कि आज तक ऐसा कोई केस हमें सुनने को नहीं मिला। और हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ के सारे डेवलपर्स यूजर फ्रेंडली रहें और एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाए ताकि छत्तीसगढ़ का रियल एस्टेट मार्केट लोगों के लिए एक अनुकरणीय रूप में हो या उनको फॉलो करने के लिए लोग आए। राइट, बिल्कुल। थैंक यू सर वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के आने के बाद से पूरे वर्ल्ड में एक चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो है डिजिटल। तो स्वस्तिक ग्रुप अपने डिजिटल बायर्स के लिए क्या कर रहा है? क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि मेट्रो सिटीज में 83% और नॉन मेट्रो सिटीज में 67% बायर पहले डिजिटल होमवर्क कर लेता है, उसके बाद ही वो अपने बाइंग डिसीजन के लिए विजिट स्टार्ट करता है। इस ट्रांजिशन को कैसे लेकर आ रहा है ताकि वो अपने मिलेनियल और मॉडर्न बायर्स को भी लूज नहीं करे? अभी 66 या 86 जो है ना, ये और भी बढ़ेगा सर। जी हाँ। तो डेफिनेटली श्री स्वास्तिक ग्रुप अपने को बहुत हाईटेक कर लिया है और भी आप आगे इसमें फोकस्ड है। टीम वर्क में हमने एक टीम पूरा इसके लिए भी जनरेट कर रखे हैं, जो इंस्टा, फेसबुक और आजकल ऑनलाइन ही का जमाना हो गया सर। हर कोई एक यंगस्टर हो चाहे आप सीनियर सिटीजन भी हो, वो सब मोबाइल में ऑनलाइन चेक करते हैं और रेटिंग देखते हैं, एमिनिटीज देखते हैं, देन फिर उसके बाद विजिट करते हैं। तो ये चीज तो आगे और अच्छे से अपग्रेड होने वाला है। तो डेफिनेटली श्री स्वास्तिक ग्रुप इसमें बहुत अच्छे से बैलेंस करके चल रहा है और अपने आप को अपग्रेड भी कर रहा है। हाँ, मैंने आपकी वेबसाइट भी देखी, काफी यूजर फ्रेंडली है। जी, वेरी नाइस सर। और मुझे लगता है कि डिजिटली आप लोग काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ भी ग्रो कर रहा है। तो ऐसे मिलेनियल बायर्स जो छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
श्री स्वस्तिक ग्रुप की वेबसाइट, जिसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डलवा रहा हूँ और आपको यहाँ अवेलेबल है। आप एक बार जरूर विजिट करें और वहीं से आप अपनी साइट विजिट भी बुक कर सकते हैं, वर्चुअल टूर्स भी कर सकते हैं और उसके बाद आप डायरेक्ट उनसे अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। एक सवाल और आ रहा है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री का भविष्य आप छत्तीसगढ़ में क्या देख रहे हो? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अभी बीजेपी सरकार है और मैं तो डेली न्यूज में देख रहा हूँ जो मास्टर प्लान इनका है, बहुत शानदार स्टेट कैपिटल रीजन जो आ रही है छत्तीसगढ़, ये रायपुर को 4 गुना बढ़ाने जा रही है। बहुत बड़ा दायरा डेवलपमेंट होने जा रहा है, तो रियल एस्टेट सेक्टर तो इसमें सबसे ज्यादा बूम करेगा फ्यूचर। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्लान में पे, तो मैं डेफिनेटली बीजेपी सरकार को, स्पेशली चौधरी साहब इस पे वर्किंग कर रहे हैं, जो मंत्री जी हैं हमारे, और बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट वालों के लिए तो बल्ले बल्ले रहने वाला है। तो हम लोग इसकी प्लान उनके साथ साथ हम भी ग्रो करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ जैसे ग्रो करेगा, मैं भी रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बूम करने वाला है। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री का आने वाले 10 सालों में एक प्रोमिनेंट बूमिंग मार्केट है और एनसीआर की तर्ज पर यहाँ पर एससीआर रीजन डेवलप हो रहा है। तो जो भी इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेने में प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, तो आई कैन बेट यू गाइस, जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करोगे उतनी अच्छी आरओआई लेकर आओगे, क्योंकि एससीआर इज अ रीजन जो नया रायपुर से लेकर दुर्ग तक के बीच में एक पूरा रियल एस्टेट का हब बनने जा रहा है और यहाँ पर डेफिनेटली प्राइसेस बहुत बढ़ने वाली हैं। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जितनी फास्ट ले सकते हैं आप उतनी फास्ट लीजिए। बिल्कुल। जहाँ सर अभी एक चीज और बोलना चाहूंगा, अभी भी रायपुर में बाकी सिटियों में जहाँ की ऐसा ये प्रोजेक्ट ऐसे आ चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं बड़ी सिटियों में, वहां से अभी भी 1/4 प्राइस है। तो ये मान के चलिए कि 5 to 6 ईयर में 4 टाइम रेट इंक्रीज होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर आज इन्वेस्ट कर दिया तो 100% आरओआई तो है, आरओआई आपको 4 गुना होने वाला है। तो ये चीज को आप बिल्कुल, मैं तो विजन लेके ही चल रहा हूँ और हमारे प्रोजेक्ट भी अपकमिंग ऐसे ही आने वाले हैं। वाओ, दैट्स वेरी नाइस सर। हम अपनी नजर बनाए रखेंगे आपके प्रोजेक्ट पे और उस पे हम एक प्रोजेक्ट सीरीज भी लेकर आएंगे ताकि लोगों को और भी बेहतर तरीके से हम गाइड कर सकें। बिल्कुल, हम साथ हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। एक छोटा सा सवाल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, 2000 लोगों की टीम, रियल एस्टेट में इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर के सारी चीजें, आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस कैसे करते हैं और स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हैं? ये तो है तो अच्छा क्वेश्चन, लेकिन अब जैसा मैंने पहले भी बताया था, टीम वर्क है ना, तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस सब में बढ़ जाता है। अच्छा। और उसके साथ मेरे परिवार भी मेरे साथ टाइम देते हैं, तो मैं पूरा टाइम अपने टीम के साथ तो हूँ, उसके साथ परिवार के साथ भी हूँ और पूरा बैलेंसिंग टाइम निकाला जा सकता है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मेरे अभी चल रहे हैं, मे बी अभी 3-4 प्रोजेक्ट और नए आने वाले हैं, तो टोटल 20 प्रोजेक्ट हो जाएंगे कंपनी के ऑन गोइंग। कंप्लीट प्रोजेक्ट तो 7 हो चुके हैं। जी, हाँ, ऐसा है। हाँ। तो फिर भी कंपनी श्री स्वास्तिक ग्रुप और आगे बढ़ने के लिए पूरा टीम वर्क में जैसा हमारा विजन लिया हुआ है, और लाइफ बैलेंसिंग की बात जैसे आपने किए और पीसफुल जो बात चल रही थी, मैंने पूरा टाइम अपने परिवार के लिए भी निकाल लेता हूँ। और अच्छे दोस्त रखो आप, शांति, सुकून और ईमानदारी, ये 3 चीज को अगर आप ध्यान रख लिए तो आप बहुत अच्छे से सब कुछ को बैलेंस करके चल सकते हैं। मैं शुरू से ये तीनों चीज को ध्यान रखा हूँ और उसके साथ जोश और जुनून तो बिल्कुल रहता ही है। वो तो कोट के बाद आपके अंदर है। तो बिल्कुल मैं श्री स्वास्तिक ग्रुप इसके लिए अपना विजन और मिशन दोनों में लेके चलता है। सारी स्ट्रेस नहीं लेना है। बिल्कुल। तो ऐसे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले जा रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर अपने आप को प्रोवोक करते हैं, एंगर पे आते हैं, तो एंगर मैनेजमेंट करने के लिए श्री स्वस्तिक ग्रुप की तरफ से आप सुनील साहू सर को जरूर फॉलो कीजिए। इनके पर्सनल चैनल्स पे आपको बहुत सारे इनके कूल एंड क्रेजी आइडियाज मिलेंगे, जहां पर ये कैसे 2000 लोगों की टीम के साथ भी स्ट्रेसफुल नहीं रहते हैं। एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा सर कि आप अपने आप को मेंटेन कैसे करके रखते हैं, क्योंकि मैंने बहुत समय देखा है कि आपकी जो एनर्जी है
आज भी। और मैं आपसे आपकी एज तो नहीं पूछूंगा, लेकिन आप अपनी एज से काफी यंग दिखते हैं, तो इसके पीछे का राज क्या है? क्या है ये सीक्रेट रेसिपी? ये जहाँ सर बिल्कुल मुझे तो ऐसा फील नहीं होता, लेकिन बताया ना, अगर आपके जोश जुनून और साथ में आपकी ईमानदारी अगर आपके साथ है तो आप हमेशा पीस रहेंगे और आपको कोई तनाव ज्यादा नहीं रहेगा, काम बहुत स्मूथली निपटेगा, आप अपना परिवार को भी टाइम दे सकते हैं अपने। मैं जैसा श्री स्वास्थ्य ग्रुप में आप हमेशा पता करिएगा, कभी भी एनी टाइम मैं किसी भी क्लाइंट से एनी टाइम अवेलेबल हूँ, कोई भी मुझसे आके मिलता है। ये मैंने पर्सनली फील किया है, आपके जितनी इजी अवेलेबिलिटी बिल्कुल, मैं सॉरी टू से दिस, लेकिन बहुत ही कम लोगों में मैंने देखी है। तो कोई भी मुझे कॉल करता है मैं बिल्कुल रिसीव करता हूँ, मेरे क्लाइंट के बहुत कॉल आते हैं और हमेशा मैं मिलते रहता हूँ। तो मुझे इसलिए भी मैं मिलता हूँ क्योंकि मुझे सीखने भी मिलता है, कुछ अच्छा सीख पाता हूँ और कुछ मुझे वो आइडियाज देते हैं, वो मैं और अपग्रेड कर पाता हूँ अपने आप को। तो हर चीज थोड़ा थोड़ा करके हम इस लेवल में पहुंचे हैं। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लेकिन आपने अभी भी अपने फिटनेस के सीक्रेट्स नहीं बताए, तो फोक्स ये थोड़ा सा बड़ा एपिसोड हो रहा है। तो अभी हमने श्री सुनील साहू सर से, जो श्री स्वस्ति ग्रुप के एमडी हैं, उनके विजन, अचीवमेंट, टीम हैंडलिंग, प्रोजेक्ट्स और लाइफस्टाइल्स के बारे में बातचीत करी है। अगले एपिसोड में हम इनके पर्सनल एरियाज को टच करेंगे, जहां पर ये फिट कैसे रहते हैं, ये क्या पसंद करते हैं, अपनी फैमिली के साथ कैसे काम करते हैं और अपनी फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उन सारे अनछुए पहलुओं को टच करने वाले हैं। साथ में रहिएगा बने हुए द प्रॉपर्टी शो के, जहां पर हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।